नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं मुख्य खबरें। भर्ती घपले में जसपुर का कॉलेज मालिक दबोचा, पहली बार पेपरलेस होगा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। परिवहन मुख्यालय में तैनात ARTO गबन में गिरफ्तार। डॉक्टर स्वास्थ्य परीक्षण को घर घर जाएंगे। विवादित स्नातक स्तरीय परीक्षा हो सकती है निरस्त। भर्तियों में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन। लिखित परीक्षा में नहीं होगा विलंब, धामी। OP मनराल की संपत्ति की जांच शुरू। भंडारण निगम की नियुक्ति पर उठाए सवाल। जल जीवन मिशन की 456 योजनाओं पर लगाई रोक। जल जीवन मिशन की 456 योजनाओं पर लगाई रोक। नैनीताल में खुला सेना का लेखा परीक्षा अधिकारी का कार्यालय। TET परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 15 से मिलेंगे। नैनीताल में मां नंदा सुनंदा को विदाई। हिमालय की प्रकृति वैज्ञानिक तरीके से बने विकास की नीति। UKSS पेपर लीक मामले में STF ने बड़ा खुलासा करते हुए जसपुर के पैरामेडिकल कॉलेज के मालिक को गिरफ्तार किया। आरोपी उधम सिंह नगर हरिद्वार जिले के अभ्यर्थियों को गाजियाबाद के फ्लैट में पेपर सॉल्व कराने का आरोप है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर STF ने यह कार्रवाई की। आरोपी के जसपुर और ठाकुर द्वारा में आयुर्वेद और पैरामेडिकल के 3 कॉलेज है। STF ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संदीप शर्मा पुत्री स्वर्गीय राजेश वर्मा निवासी जुल्हान मोहल्ला जसपुर ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर गाजियाबाद के फ्लैट में US नगर और हरिद्वार के 2 दर्जन अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराया था। इस मामले में यह 35वीं गिरफ्तारी है। प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार के मामले में एक और अफसर पर कड़ी कार्रवाई कर दी गई है। विजिलेंस ने बुधवार को परिवहन मुख्यालय में तैनात ARTO AK जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। उन पर चालान के दर से ज्यादा की वसूली करने और पैसा राजकोष से जमा न कर 29 लाख का गबन करने का आरोप है। उन्होंने 2010 से 2015 के बीच ARTO रहते हुए गबन किया था। हरलावाला नकरौंदा निवासी जायसवाल के खिलाफ गबन की विभागीय जांच में पुष्टि के बाद उन्हें परिवहन मुख्यालय में अटैच कर दिया गया था। साथ ही उनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी कराई गई थी। जांच में गबन की पुष्टि होने के बाद जायसवाल के खिलाफ विजिलेंस ने 18 मार्च 2017 को धोखाधड़ी, गबन, भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी जाँच चल रही थी। जाँच के दौरान ही बुधवार को विजिलेंस ने जायसवाल से पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाया था। पूछताछ के बाद शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड में आम लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम घर घर जाकर स्क्रीनिंग करेगी। इस दौरान शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर सहित गंभीर बीमारियों की जांच की जाएगी। मोतियाबिंद ऑपरेशन नेत्रदान अभियान के बारे में जागरूक करने के साथ ही आयुष्मान कार्ड और डिजिटल हेल्थ ID के बारे में लोगों को बताया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बुधवार को स्वास्थ्य महानिदेशालय में जन आरोग्य अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक संचालित होने वाली इस अभियान के तहत लोगों की स्क्रीनिंग होगी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO अपने क्षेत्र के 10-10 गाँव में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएंगे। डॉक्टर रावत ने कहा कि सरकार ने घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के साथ ही उनके इलाज करने का निर्णय लिया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर तैनात 940 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को 10-10 गाँव में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी उपकारागार से 3 बंदियों ने बुधवार सुबह भागने की कोशिश की। अलार्म बजते पूरे जेल में हड़कंप मच गया। तुरंत हरकत में आई बंदी रक्षकों ने तीनों को दबोच लिया। तीनों के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोपी पॉक्सो के मामले में जेल में बंद हैं। पेपर लीक होने के चलते विवाद में आए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का निरस्त होना तय माना जा रहा है। हालांकि सरकार इसके लिए पुलिस की जांच पूरा होने का इंतजार कर रही है। इसके बाद परीक्षा में शामिल नहीं छात्रों को बिना शुल्क के दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। भर्ती घपले में आक्रोशित युवाओं के बुधवार के प्रदर्शन के बाद प्रशासन में इस प्रकरण को लेकर एकाएक तेजी देखी गई। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अब शासन उक्त परीक्षा को निरस्त करने का मन बना चुका है। साथ ही जांच के दायरे में आई सचिवालय सुरक्षा बंद दरोगा भी निरस्त की जा सकती है। इन दोनों परीक्षाओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। शासन इस तरह मत बन चुका है कि परीक्षा निरस्त करने से पहले पैसे के अवैध लेन देन पर निर्णायक चोट की जा सकती है। इसके लिए पुलिस जाँच के निर्णायक मोड़ पर पहुँचने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद पूर्व में उक्त परीक्षा देने वाले युवाओं के लिए नए सिरे से निःशुल्क परीक्षा आयोजित की जाएगी। चूँकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर युवाओं में अब भरोसे की कमी देखी जा रही है, इसलिए विश्वास बहाली के लिए उक्त परीक्षा लोक सेवा आयोग के जरिए कराई जा सकती है। प्रदर्शन कर रहे युवा भी विवादित परीक्षाओं को निरस्त करने की मांग जोर से उठा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को आश्वस्त किया कि भर्ती परीक्षाओं में कोई विलंब नहीं होगा। सरकार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लंबित परीक्षाओं को राज्य लोक सेवा आयोग अथवा अन्य एजेंसियों से कराने जा रही है। बुधवार को भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि हमारे भाई बहन जो परीक्षार्थी हैं उनकी परीक्षाओं में कोई विलंब ना हो, साथ ही उनको रोजगार के आसार निराशा में ना बदले, इसके लिए लंबित परीक्षाएं कराने का समाधान निकाला जा रहा है। यूपीएससी की अर्हता के आधार पर ही इन पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग अथवा अन्य संस्थाओं से भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में मौजूदा वक्त में 12,000 रिक्त पद चल रहे हैं। परीक्षा शुरू होनी थी। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की भर्ती प्रकरणों में पाई गई अनियमितताओं की जांच तेजी से चल रही है। साथ ही स्पीकर ने भी बुधवार विधानसभा में नियुक्तियों की जांच के बाद उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। प्रदेश की सरकारी भर्ती में घपलों के विरोध में राज्य भर के बेरोजगार युवाओं ने दून पहुंचकर प्रदर्शन किया। विरोध स्वरूप निकाले गए उनके सचिवालय कोच को पुलिस ने रोक लिया। इस पर पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्का भी। इसके बाद बेरोजगार मौके पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने भर्ती घपलों की सीबीआई जांच के साथ उत्तराखंड की महिलाओं को नौकरी में आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग उठाई। देवभूमि बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रदेश भर के युवा बेरोजगार बुधवार को विभिन्न भर्ती में घपलों तथा अपने अधिकार की मांग को लेकर परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। वहां सुबह 11 बजे सभी ने भर्ती में घपलों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। इसके बाद सभी हाथों में पोस्टर, बैनर व तख्तियां थामे युवाओं और बेरोजगारों ने नारेबाजी करते हुए सचिवालय की ओर कूच शुरू कर दिया। जल जीवन मिशन के तहत 456 पेयजल योजनाओं पर रोक लगा दी गई है। इंजीनियरों ने इन योजनाओं के जरिए 150 करोड़ रुपए के बजट को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली थी। सोशल ऑडिट में सामने आई गड़बड़ियों के बाद सरकार ने इन योजनाओं को ड्रॉप करने का फैसला ले लिया है। भारतीय सेना के स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय का विधिवत शुभारंभ हो गया। बुधवार को मेरठ छावनी के रक्षा लेखा निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने कार्यालय में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि कार्यालय के नैनीताल में खुलने से भारतीय सेना के सभी ऑडिट कार्यों सभी अधिकारियों, रिटायर्ड कर्मचारियों को ऑफिशियल कार्यों में फायदा होगा। अब तक आर्मी कार्यालय में समेत सेना के रिटायर्ड कर्मचारी अपने विभिन्न कार्यों के लिए रानीखेत, मेरठ का रुख करते थे। नैनीताल में इस कार्यालय के खुलने से हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली, घोड़ाखाल, उधम सिंह नगर समेत आसपास के क्षेत्रों के लोगों को फायदा होगा और सभी अपने काम को नैनीताल में आसानी से करवा सकेंगे। इस दौरान स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी कमल कुडियाल, लोकेंद्र पत्याल, गौरव कुमार, सोनू साहू, जेसी त्रिपाठी आदि मौजूद थे। हल्द्वानी जिले में पटवारियों की भारी कमी के चलते उन्हें दोहरे काम का बोझ वहन करना पड़ रहा है। हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में 9 पटवारी के पद होने के कारण दूसरे पटवारियों को इस बोझ को वहन करना पड़ रहा है। फिलहाल पटवारियों ने अतिरिक्त काम का बहिष्कार किया है, बावजूद इनके उन पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। सदर पटवारी दीपक टमटन इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हर रोज 200 से अधिक फाइलों का निपटारा करना पड़ रहा है। हल्द्वानी तहसील में कार्य करने वाले सदर पटवारी दीपक टमटन बताते कि आजकल प्रमाण पत्र बनाने की सारी कार्रवाई ऑनलाइन संपन्न होती है। नए पटवारी की नियुक्ति की मांग को लेकर वो अतिरिक्त काम का बहिष्कार कर रहे हैं। राज्य में पटवारियों की नियुक्ति के बाद ही पटवारी को दोहरे काम के बोझ से मुक्ति मिल सकती है। बोर्ड ने 30 सितंबर को होने वाली टीटी प्रथम और द्वितीय परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र 15 सितंबर से बोर्ड की वेबसाइट से ही मिल जाएंगे। बुधवार को टीटी प्रभारी सीपी रतूड़ी ने बताया कि 29 शहरों में टीटी की परीक्षा होनी है। 38 पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच हीरानगर में नंदा देवी महोत्सव का बुधवार को शुभारंभ या शोभा यात्रा के साथ समापन हो गया। सुबह पंडित मोहन जोशी, आचार्य आके जोशी, दीपक पांडे, लक्की भट्ट ने यज्ञ करवाया। भले ही सरकार का फोकस मैदानी क्षेत्रों के विकास पर रहता है, लेकिन प्रदेश का मान सम्मान रखने में पर्वतीय जिले हमेशा से अव्वल रहते आए हैं। साक्षरता के मामले में 22 साल के युवा राज्य उत्तराखंड के वर्चस्व को पहाड़ में रहने वाली जनता ने कायम रखा है। पर्वतीय क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का जबरदस्त टोटा होने के बावजूद यहाँ की जनता मैदानी क्षेत्र के मुकाबले अधिक पढ़ी लिखी है। अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय की हाल ही में जारी सांख्यिकी डायरी के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों की साक्षरता दर 81.8 है, तो मैदानी क्षेत्रों में 73.3% है। राज्य गठन से पहले यह साक्षरता 57.75 थी। इसमें केवल 41% महिलाएं साक्षर थी, जबकि खराब हालत ग्रामीण क्षेत्रों की थी। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य गठन के समय हालात थोड़े बहुत संभले और साक्षरता 71.6 तक पहुंच गई। हालांकि महिलाओं की स्थिति अब भी सुधरनी बाकी थी। बड़े शहरों में अपनी सभी सरकारी सुविधाओं का उपयोग करने वाले नेताओं सरकारी अस्पतालों का ध्यान शहरों के विकास की तरफ ये लगा रहता है। वही 22 सालों में सीमांत पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत जैसे जिलों की जनता ने रीति नियंताओं को आईना दिखाते हुए साक्षरता की ओर कदम बढ़ाया है। जिन जिलों में सिस्टम, इंटरनेट तो दूर बच्चों की किताबों तक समय में नहीं पहुंच पाता, वहाँ की प्रति 100 में से करीब 82 लोग पढ़े लिखे पढ़ना लिखना जानते हैं। वही मैदानी क्षेत्रों में 100 में से 27 लोग अब भी निरक्षर हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में
मानवीय दखल लगातार बढ़ रहा है। विकास के दृश्य पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाई जा रही है। पर्यटकों गतिविधियों वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों को जो समय समय भविष्य को लेकर सचेत किया जा रहा है, लेकिन हिमालयी क्षेत्रों में गतिविधियों का कम होने के बजाय और ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रही है। भूगोल के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर बी आर पंत ने हिमालय की प्रकृति को समझते हुए वैज्ञानिक तरीके से विकास की नीति को बनाने का सुझाव दिया है। बी आर पंत ने हिंदुस्तान के साथ अपने अध्ययन को साझा करते हुए कहा कि 2013 में एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 से 8,850 मीटर तक निर्धारित हुई थी, लेकिन हिमालय की प्रकृति टूटने बहने को दोबारा जोड़ने की रही है। सालों पहले एक हिमालयी क्षेत्र में मानवीय दखल आज की तरह नहीं था। फिर भी 1555 में 7.6 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप श्रीनगर क्षेत्र में आया था। नैनीताल की चाइना पीक पहाड़ी में भूस्खलन जबरदस्त भूस्खलन हुआ था। इसके अलावा 1978 में तवाघाट, 1983 में कर्मी, 1999 में मालपा, 1921 में मुक्तेश्वर में भूस्खलन हुआ। डॉक्टर पंत बताते कुछ आपदाओं से बचा सकते हैं कि जमीन तो तैयार हुई, लेकिन 2013 के केदार जैसी आपदाओं लोगों की जान पर भी भारी पड़ी। उत्तराखंड में आए भूकंपों के अध्ययन से पता चलता है कि ये भूकंप मुख्य रूप से मुख्य केंद्रीय और सीमांत फॉल्ट के पास ही आए हैं। ऐसे में सबस्टे के दरार और फॉल्ट काफ़ी कमज़ोर हैं। इनके सारे भूगर्भ में जमा ऊर्जा कंपन और विस्फोट के साथ बाहर निकलती है।